बहुत स्वागत है आप सबका टीवी 9 भारतवर्ष में। आज लगी है अड़ी जहां, वो जगह है जहानाबाद। ये 2 दिन बाद ही है दूसरा दौर। कई नेता हैं शहर में, हुआ खूब चुनावी शोर, लेकिन जनता, वोटर जा रहा है किस ओर? हर तरफ हो रहा है जिंदाबाद जिंदाबाद, लेकिन जनता किसको कर रही है खारिज, किसकी दे रही है दाद? यहां आज आपको बताएगा जहानाबाद। जहानाबाद की जनता जनार्दन यहां मौजूद बड़ी तादाद में। आप सबका यहां पहुंचने के लिए बहुत आभार, बहुत अभिनंदन आप सबका। एक बार आपकी तालियां ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैं माइक आपकी तरफ ना भी करूं तो दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। सुनाइए जरा। तो जनता जनार्दन को प्रणाम करने के बाद अब आइए मंच की तरफ आपको लिए चलता हूं और उनसे परिचय कराता हूं जिनके साथ आज चर्चा होने वाली है। दिलीप कुशवाहा आपको दिखाई दे रहे हैं। दिलीप कुशवाहा जेडीयू की तरफ से अपना पक्ष रखने वाले हैं। रमेश यादव के लिए हमने पोडियम खाली छोड़ा हुआ है, वो आरजेडी को रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर। शंकर चौहान आपको दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए, और प्रकाश कुमार जन सुराज के नेता यहां पर मौजूद हैं। वैसे तो पोडियम में जगह इतनी थी, वरना यहां पर और लोगों को खड़ा किया जा सकता था। कई यहां पर ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स भी बैठे हुए हैं जो पहुंचे हुए हैं। कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों की तरफ से भी अपनी बात रखने के लिए उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए जरा आज क्या हुआ। दूसरा दौर, हर एक दल ने अपनी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां हुई। उधर अमित शाह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए, जेडीयू के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली बार से ज्यादा 1-2 सीट ही ज्यादा, लेकिन इस दौर में पहले से बढ़ी हुई सीटें हैं। क्या क्या है जरा देखिए। ये दूसरा दौर में आपको दिखा दूं और ये भी बता दूं कि आज किसने चुनावी सभा में क्या ऐसी बात कही है जो आपको समझना चाहिए। खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से जंगल राज वाला दौर याद दिलाया है। उन्होंने कहा है कि कट्टा, पिस्तौल, दुनाली के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। यहां हैंड्स अप कराने वाले लोग नहीं, स्टार्टअप शुरू कराने वाले लोग चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा पहले जरा सुन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। ऐसा ना कट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंड्स अप। बिहार में आपको हैंड्स अप कहने वाले अब बिहार में उनके लिए जगह नहीं है। अब तो बिहार में स्टार्टअप के सपने देखने वाले चाहिए। साथियों, हम बच्चों के हाथ में किताबें, कंप्यूटर, लैपटॉप दे रहे हैं। हमारे बच्चे खेल में आगे बढ़े, लेकिन आरजेडी के लोग बिहार के युवाओं को कट्टा और दूनाली देने की बात कर रहे हैं। ये लोग खुद के बच्चों को मंत्री बनाना चाहते हैं। बेटा हो बेटी, कोई सांसद बने, कोई एमएलए बने, कोई मंत्री बने, कोई मुख्यमंत्री बने, और जब ये बात की जाती है, जंगल राज याद दिलाया जाता है, तो खासतौर से जहानाबाद का इतिहास आप जानते हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो असल में अपराध के लिए आज तक लोगों के दिमाग में वो टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल हैं। वो लक्ष्मणपुर बाथे वाला मामला हो, वो सोनारी वाला मामला हो, यहाँ जहानाबाद में जेल ब्रेक वाला मामला हो 2005 का, ये सब लोगों के दिमाग में ताजा है। वो लोग क्या सोच रहे हैं, कितनी आपराधिक छवि वाले नेता इस बार दूसरे दौर में चुनाव लड़ रहे हैं, वो आगे आपको बताऊंगा। लेकिन जरा देख लीजिए बिहार में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में इस समय बड़ी सरगर्मी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 4 रैलियां की, गृहमंत्री अमित शाह ने 3, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी आज 3 रैलियां, प्रियंका गांधी की भी आज बिहार में 3 रैलियां, जहानाबाद में नीतीश तो अरवल में तेजस्वी ने रैली की, गिरिराज सिंह भी अभी जहानाबाद में ही मौजूद हैं। ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, लोगों से संपर्क किया जा रहा है। और इधर सीतामढ़ी में, जैसा मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला, तो उधर दूसरे दौर में हर कोई ये गैस करने में लगा हुआ है कि हवा किस ओर की है। बम्पर वोटिंग हो रही है, पिछली बार से करीब 8-9% ज्यादा। तो इस बार वोटर जा किस तरफ रहा है? दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटें वोट के लिए जा रही हैं। दूसरे चरण में कुल 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे चरण के लिए 415 कैंडिडेट्स पर आपराधिक मामले हैं। 341 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं। दूसरे चरण में जनसुराज के 58 दागी उम्मीदवार हैं, आरजेडी के 38, बीजेपी के 30 और दूसरे चरण में कांग्रेस के 25 और जेडीयू के 14 दागी हैं। और यहां जो शोर आप सुन रहे हैं, रमेश यादव मंच पर आए हैं।
आरजेडी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए, तो लोगों के बीच में उत्साह दिखाई दे रहा है अचानक उनको मंच पर पाकर। लेकिन इतनी देर क्यों कर दी मेहरबान आते आते? उनसे हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जरा देखिए राहुल पर गृह मंत्री अमित शाह का हमला। राहुल ने बिहार में घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली। हमारी सरकार आई तो घुसपैठियों को हम बाहर निकालेंगे, कहा अमित शाह ने। आप चाहते हो कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करे? जरा जोर से बोलो, घुसपैठियों को बिहार से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ए राहुल गांधी, घुसपैठिया बताओ यात्रा निकाल कर आए थे। मैं वादा कर जाता हूं अगले 5 साल में बिहार से एक एक घुसपैठिए को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। और प्रियंका गांधी ने क्या कहा? पूर्णिया में प्रियंका गांधी ने रैली की, एनडीए पर हमला बोला। बेरोजगारी और पलायन बिहार का सबसे बड़ा दर्द है, युवा स्थानीय स्तर पर काम नहीं कर सकता। प्रियंका ने कहा बिहार में पलायन बहुत ज्यादा है। प्रियंका का जोर था इस बात पर। यह आपका सबसे बड़ा दर्द आज बिहार में, बेरोजगारी और पलायन, कि यहाँ का युवा यहाँ पे काम नहीं कर सकता। उसको स्थानीय कोई ऐसा उद्योग नहीं है जिसमें उसे नौकरी मिले, कोई ऐसा रोजगार नहीं है जो उसको यहीं पे मिले। यहाँ की सरकार ने तमाम पद खाली रखे हुए हैं, तमाम नौजवान बेरोजगार हैं लेकिन नौकरी नहीं दे रहे हैं। नौजवान बेरोजगार हैं लेकिन नौकरी नहीं। तो यहाँ जहां मैं मौजूद हूं जहानाबाद में, जैसा मैंने आपको बताया, ये महागठबंधन का गढ़ है। यहाँ लोकसभा की 1 सीट जिस पर आरजेडी काबिज है, और यहाँ विधानसभा की 6 सीटें जिन पर 4 पर आरजेडी काबिज है और 2 पर काबिज है उनका साथी लेफ्ट। तो यहां पर भी क्या इस बार बदलाव होने वाला है, या जैसा ट्रेंड पहले यहां के वोटर्स ने दिखाया वही यहां पर होने वाला है? जो कुछ मंचों से कहा जा रहा है, कितना रिवर्बरेट हो रहा है, जमीन पर लोग उससे कितना कनेक्ट कर रहे हैं? सबसे पहले जरा आरजेडी का स्टेक यहां हाई है, उसी से शुरुआत करते हैं। रमेश जी, कहां रह गए थे? बहुत देर कर दिया आपने आने में, बड़ा इंतजार कर रहे थे सब लोग। और इस बार लोग ये पूछ रहे हैं कि जब यादव जी का इतना बोलबाला है यहां पर, तो यादव जी कैंडिडेट क्यों नहीं है? फिर आरजेडी की तरफ से जो कैंडिडेट फील्ड किए गए वो यादव क्यों नहीं है? क्या ये समस्या हो सकती है आपके लिए या नहीं? प्लीज। हाँ बोलिए। सबसे पहले जहानाबाद की धरती पर टीवी 9 भारत के तमाम साथियों को जहानाबाद राष्ट्रीय जनता दल की ओर से क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। धन्यवाद। साथ ही इस प्रांगण में जितने दर्शक खड़े हैं उन सब लोगों से निवेदन करता हूं कि शांतिपूर्वक कार्यक्रम का आनंद लें। आप क्या जानना चाहते हैं? अब आपने शांति का आह्वान कर दिया तो मुझे ये उम्मीद है कि शांति पूरी तरह बरकरार रहेगी। लेकिन आपने क्रांतिकारी अभिवादन जब किया, क्रांतिकारी अभिवादन करना, क्रांतिकारी तरीके से किसी मुद्दे के लिए अपनी आवाज उठाना, लेकिन उससे आगे बढ़कर कहीं उपद्रव हिंसा की तरफ चले जाना या अपराध की तरफ चले जाना, कहीं चले जाना बंदूक की तरफ, कट्टे की तरफ, दुनाली की तरफ, क्या इसमें एक बड़ी बारीक रेखा है? और कई बार कुछ लोग इस रेखा को पार कर जाते हैं, यह भी जरा समझना बड़ा जरूरी है। शंकर चौहान जी, ऐसा होता है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आज टीवी 9 के पूरे परिवार को एनडीए परिवार की तरफ से हार्दिक वंदन और अभिनंदन है। धन्यवाद। आज जो डिबेट टीवी शो चल रहा है, मैं सत्ता पक्ष का प्रवक्ता हूं। मैं रमेश भैया और जनसुराज, चाहे जितने भी तमाम यहाँ पे लोग बैठे हैं, वो सत्ता पक्ष से सवाल करें। मैं सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब देने आया हूँ। इनका सवाल होगा, मेरा जवाब होगा, और इसकी फैसला आप आवाम की लोग जो जनता है ये वोट के द्वारा 11 तारीख को करेगी। तो मैं यही कहूंगा कि तो सबसे पहले सवाल तो यही है कि 20 साल के राज के बाद आपको पुराना जंगल राज क्यों याद दिलाना पड़ता है? मैं एक ही बात कहना चाहता हूं आपको, इनके पूर्व में सरकार थी, उस सरकार के बाद मेरी सरकार आई। हमारी सरकार के बाद ये जातिवाद और उन्माद फैलाने वाले लोग अगर आज विकास अपने घोषणा पत्र में ला रहे हैं, ये एनडीए की देन है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जिस प्रांगण में आप यहाँ डिबेट कर रहे हैं, आप सीनियर पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, आपके पास सभी जगह का रिपोर्ट होता होगा। आपको यहाँ उपस्थित होते ही सबसे प्रथम यह आह्वान करना पड़ा कि यह डिबेट को शांति से पूर्ण होने दे। यही बताता है पहले की सरकार और अब की सरकारों में। तो अभी भी आह्वान करना पड़ रहा है ना?
तो अब जरा मैं इसको लेकर क्या काम जो होता है विकास के लिए किया जाने वाला काम, उसको लेकर जनता के बीच में जाकर वोट नहीं मांगा जा सकता। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, आप कितना भी अगर आप सोने की रोड बना दें तो लोग कहेंगे प्लेटिनम की क्यों नहीं बना दिया, हीरे की क्यों नहीं बना दिया, ये मांग हमेशा रहती है। इसलिए इमोशनल मुद्दे को लेकर जाना चाहिए। इसलिए आप पुराना काल याद दिलाते हैं क्या, या फिर ये नेगेटिव कैंपेनिंग है जो आप करते हैं कि पुराना जंगल राज याद दिलाते हैं, अपने काम नहीं? बताइए जरा। पहले आपके टीवी 9 के सभी साथियों का मैं अभिवादन करता हूं जहानाबाद की पावन धरती से, और देश दुनिया में जहां भी लोग देख रहे हैं उनका भी मैं अभिवादन करता हूं। आपने जो सवाल किया विकास की बात और 20 साल पहले की बात, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारे आज के जो नौजवान हैं वह पूर्व की सरकार को नहीं देखा है। उसे हम याद दिलाना चाहते हैं कि आप पहले का जो बिहार था उसके बारे में भी आप जान लीजिए कि पहले का बिहार क्या था और आज का बिहार क्या है। आज का जो बिहार है वह विकसित बिहार है, विकास की ओर बढ़ रहा बिहार है। दिलीप कुशवाहा साहब, मेरा सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, सीतामढ़ी में पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में कट्टा और पिस्तौल फैशन बन गया है, बिल्कुल, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके तो लॉ एंड ऑर्डर की 2005 में जब नीतीश जी आए थे उनके लॉ एंड ऑर्डर की चारों तरफ तारीफ हुई, ये लॉ एंड ऑर्डर धीरे धीरे आपके राज में भी डिटीरियोरेट करता गया क्या? बाद में वैसे नहीं संभाल पाए जैसे 2005-2010 में आप संभाल रहे? अभी भी हमारा लाइन ऑर्डर 2005 वाला ही लाइन ऑर्डर है। हाँ। उसी समय के हमारे अभी जितने पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी है वही है। तो चलिए समझ लेते हैं रमेश जी से कि कट्टा पिस्तौल कौन बात करता है। सब वो मंचों पर भी बच्चों से कट्टा पिस्तौल की बात क्यों कराई जा रही है रमेश जी? सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम पलटन, एक युवा, बिहार के एक युवा तेजस्वी प्रसाद यादव जी के खिलाफ भारत के तमाम मैकेनिज्म, भारत के तमाम संसाधन को लगा करके भी हाफ रहे हैं। उनको बस ये बोलना पड़ रहा है, उनको ये बोलना पड़ रहा है कट्टा और छर्रा। ये बिहार को कब तक बदनाम करेंगे? हमारी शासन आज 20 साल से एनडीए की सरकार है। जो बच्चा 20 साल पहले जन्म लिया था, आज 20 साल बाद वो मैट्रिक और इंटर करके वो रोजगार मांगता है। वो जो है अपने लिए रोजगार मांगता है। जिस समय लालू जी और राबड़ी जी की सरकार थी रमेश जी, उस समय के युवाओं के लिए वो अवसर आप लोगों ने क्यों उपलब्ध नहीं कराए, जिसके बारे में आपने बात की है? हमने जो है एक बात बता देना चाहता हूं कि जब लालू जी की सरकार ने जब रेल मंत्री लालू प्रसाद जी बने तो बिहार में 3 रेल कारखाना दिए। जब जो है बिहार में नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, तो फिर अगर ऐसा है, आप अगर ये जो कह रहे हैं ये तमाम उपलब्धियां अगर गिना रहे हैं रमेश जी, अगर ये सारे कौन दिया? नहीं, अगर आप ये उपलब्धियां गिना रहे हैं तो फिर तो आपको चिंता करनी नहीं चाहिए। करते रहे वो जंगल राज, उस समय का स्वर्ग जैसा काल तो लोगों को याद आएगा आपके हिसाब से। लेकिन दूसरा मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, आपने महत्वपूर्ण बात कही, ऊर्जावान प्रधानमंत्री, इस बात से आपने शुरुआत की है, क्या दिखाता है जरा ये भी मैं जानूंगा। लेकिन जनसुराज इस बार ये कह रहा है कि इस बार जो वोट परसेंटेज बढ़ा है ये उनकी वजह से बढ़ा है। इस बार पलायन करने वाले लोग जब यहां पर पहुंचे छठ के समय तो वो गए नहीं वापस अपना काम ज्वाइन करने, बल्कि वो बस्ता छाप की तरफ देख रहे हैं उम्मीदों से। ये अतिशयोक्ति है या यही सच्चाई है? जरा बताएंगे आप प्रकाश जी। धन्यवाद आपका भैया, जो आप इतना एनालिसिस करके आए हैं कि कम से कम जो गरीब मजदूर पलायन के खिलाफ वोट दिए हैं इस बार, उसकी आपने चर्चा की है। और आप अपनी बात कहिए जरा जल्दी से, उसके बाद जनता के पास आऊंगा। आप लोग हाथ उठाकर रखिएगा, अपनी क्या क्या बातें किसको कहनी है, ठीक है? हाँ, आप अपनी बात कहिए। बाकी मैं यहाँ के लोगों को यही कहना चाहूंगा कि जिस विषय पर पूरा बिहार वोट दे रहा है, चाहे वो शिक्षा हो, पलायन हो, रोजगार हो, उस विषय पर आप लोग वोट दीजिए और जो सही है उसको चुनिए। हम लोग चाहते हैं कि सच में बिहार में तो अगर आप लोगों को इतनी उम्मीद है कि इस बार आपके पक्ष में हवा बह रही है, तो क्यों फिर प्रशांत किशोर जी को यह कहना पड़ गया कि देखिए मेरी तो गारंटी लेता हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे विधायक बिक सकते हैं, लक्ष्मी जी में बहुत आंच होती है। ये आपने सुना होगा। आपके पास आता हूं, पहले जनता की राय लेने दीजिए। कौन कौन कहना चाहता है अपनी बात? अपने हाथ खड़े करके रखिएगा प्लीज। हाँ,
सर हम ये कहना चाहते हैं कि आज ये जो दोनों ठगबंधन है, जिनको कभी जनता ने वोट नहीं दिया, 5%, 10%, 15% को जमा करके ठगबंधन बनाया, अब ये लोग भी विकास की बात कर रहे हैं। जनता आश्चर्य कर रही है। नहीं तो आपके हिसाब से विकास कौन करने वाला है अगर दोनों ही ठगबंधन है तो? हाँ, तो अभी जो आ रही है जनता की सरकार, वही विकास करेगी, वही गरीबों को देख रही है। कौन है जनता की सरकार? वो है जन सुराज। ये जन सुराज की तरफ अपनी बात कह रहे हैं भाई साहब। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? जंगल राज खत्म हो चुका है, विकास की राज है। आज जहानाबाद जब खत्म हो चुका है तो बार बार उसकी जिक्र क्यों करते हैं आप लोग मंचों से? मैं नहीं करता, मैं विकास की काम करता हूँ। 800 करोड़ रुपए का सदर हॉस्पिटल बन रहा है, जिस जगह पर कार्यक्रम हो रही है, ये अब स्टेशन बनने जा रही है। फिर जुमलाबाजी खाली करते हैं। 20 साल से खटारा सरकार को उखाड़ देना है और युवा तेजस्वी सरकार को गद्दी पर बैठाना है। तेजस्वी सरकार से क्या उम्मीद है आप? क्योंकि 17 महीना में हम लोग देख चुके हैं कि 3 लाख युवाओं को रोजगार दिए, और नीतीश कुमार जब रोजगार मांगा जाता है तो लाठीचार्ज किया जाता है। नीतीश कुमार लाठीचार्ज कराते हैं रोजगार मांगने वालों पर। आप तो भारतीय जनता पार्टी से ही हैं, वैसे आपका ओपिनियन क्या है? जब तक केंद्र की और बिहार की सरकार एक साथ मिलकर काम नहीं करेगी तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता है। और ये जो 20 साल में जो बात कर रहे हैं 17 महीने का, तो पूछिए कि मुख्यमंत्री कौन था? उप मुख्यमंत्री को संवैधानिक पद है क्या? ये संविधान बचाने वाले को उप मुख्यमंत्री का संविधान नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये भारत के संघीय ढांचे के लिए ठीक है क्या? अगर ये बार बार कहा जाए कि जो केंद्र में सरकार है अगर वही रहेगी तो हम ज्यादा मदद देंगे, ये भारत के संघीय ढांचे के लिए ठीक है क्या? इस तरह की बात किया जाना। 2 भाई एक साथ मिलकर काम करेंगे तो घर में ज्यादा पैसा आएगा, इस बात को ध्यान रखना। 2 भाई एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो ज्यादा भला होगा। जी कैसे हैं साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप खामोश क्यों हैं? वैसे आपकी खामोशी में ही है, आपके बयान आपके खामोशी में छिपे हैं क्या? कहना ये है सर कि मोदी जी पर मोदी जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, तो मणिपुर क्यों हो रहा है? मणिपुर मांग लगाओ, ना मिर्चा जाते हैं ना मोदी जी जाते हैं। तो आप बिहार में बैठ के अभी बिहार के विधानसभा चुनावों में सब तरफ देख रहे हैं, आप मणिपुर भी देख रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं, तो फिर डबल इंजन की सरकार क्यों बोलते हैं कि हमको यहाँ बनाइए तो हम विकास करेंगे? अपना घर नहीं मणिपुर को हवाला देते हुए डबल इंजन की बात पूछी उन साहब ने। हाँ, अपना घर नहीं संभाल रहा और जा रहा पूरा देश संभालने। शंकर चौहान इसका जवाब दे दें प्लीज। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा। पूर्व की सरकार में, केंद्र में कांग्रेस की सरकार और बिहार में लालू और राबड़ी की सरकार थी। इतने दिनों में उन्होंने 2.25 लाख करोड़ रुपया बिहार को देने का काम किया। मैंने क्या किया? 11 वर्षों से मोदी की सरकार में मैंने 18 लाख करोड़ रुपया देने का कार्य किया। और बिहार की गरीबी, एकदम ध्यान से सुनिएगा, बिहार की गरीबी रेलवे स्टेशन और सरकारी अस्पतालों में साफ देखी जाती थी। आज आप रेलवे प्रशासन में, रेलवे परिसर में हैं, जो एयरपोर्ट की तरह दिखाई जा रही है। और यही जहानाबाद सदर में 80 करोड़ की लागत से सदर अस्पताल बनाई जा रही है। हमारा बिहार दिखता है। पहले अभी आपने एक सवाल किया, अब जरा इधर से सवाल लीजिए। नहीं, आगे जनता का भी लेने दीजिए। भाई साहब ने कहा कि 17 महीना में नीतीश कुमार के सरकार में नौकरी मिला, तेजस्वी और नीतीश की सरकार में। तो उनसे पूछिए कि उस 17 साल क्या कर रहे थे? 17 साल क्या कर रहे थे? पहले 15-17 साल क्या कर रहे थे? अच्छा, हाँ आगे। जब प्रधानमंत्री इतना विकासशील है, काम करवे करते, तो इतना प्रचार करने की उनको जरूरत क्या पड़ रही है? जब काम किया है तो प्रचार की आवश्यकता क्यों है? ये दीदी इधर ट्राई साइकिल में एक दीदी बैठी हुई हैं, आपको कुछ कहना है? बोलिए। हमको कहलाम है कि नीतीश के राज में पढ़े लिखे हुए हर घर में नौकरी है, और जो जंगल में नौकरी नहीं दिया, पढ़ के लाठी। ये ट्राई साइकिल आपको सरकारी मदद से मिली है, आपने खरीदी है? नहीं, मोदी जी ने दिया है। ये ट्राई साइकिल दिखाइए जरा। ये दिव्यांग महिला है, ये नीतीश जी के पक्ष में अपनी बात कह रही है। मतलब आपको मदद मिली है? जी हाँ, मिला है। 1100 रुपया हर महीने में मिल रहा है, दिव्यांग पेंशन के तहत। अच्छा, आप में से और महिलाएं भी खड़ी हैं। महिलाएं, कहा जा रहा है कि जेडीयू और नीतीश जी के पक्ष में बहुत ज्यादा हैं इस बार, इसीलिए तादाद। क्या ये बात सच है या सही बात है? सही बात है जी। तो आप मान लीजिए किसी यादव परिवार की कोई महिला है और यादव जी का ये माना जाता है कि वो एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देंगे, लेकिन क्या महिला अलग तरफ वोट करेंगी उनके घर की? नहीं, नीतीश की तरफ से वोट। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, तो वो अलग चली जाएंगी।
महिला मतलब किसी के पतिदेव सुरक्षित हम लोग रोड पर कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और जंगल राज में कुछ नहीं करते थे, घर में घुस के रहते थे। इस समय में हम लोग पूरा 10 बजे 12 बजे रात तक हम लोग कमाते हैं। अभी कमाते खाते हैं, पहले बड़ी दिक्कत। हाँ बोलिए सर, जो गवर्नमेंट वैकेंसी आती है जो पहले क्यों नहीं आती थी, जब इलेक्शन का टाइम में क्यों वैकेंसी आती है? हम लोग 3 साल से बिहार एसएससी का एग्जाम का फॉर्म भर अभी तक वैकेंसी एग्जाम नहीं ले रही है सरकार। गवर्नमेंट इस पर कुछ चर्चा नहीं करती है, सरकार इस पर कुछ चर्चा नहीं करती स्टूडेंट के लिए। सबसे बड़ी बात है ना कि मोदी जी आकर बिहार में बोलते हैं कि जंगल राज है, गुजरात में जाते हैं तो बोलते हैं इंडस्ट्री की बात करते हैं, वो सेमी कंडक्टर की बात करते हैं। नहीं तो किसी भी जगह पर एक बात और, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सबसे पहले हाथ में रोजगार या सबसे पहले सुरक्षा जरूरी है? सरकार जरा ये भी बताइएगा। हाँ बोलिए। देखिए एक मिनट समय दीजिएगा। अभी हमारे देश में है ना सीएजी रिपोर्ट आया था जिसमें 17,000 करोड़ का बिहार सरकार पे घोटाला का आरोप लगा। मैं किसी पार्टी से नहीं बोल रहा, लेकिन अभी है ना बीजेपी जो सरकार जो केंद्र में जो 2014 में 2 लाख करोड़ मतलब एजुकेशन पे खर्च करता था, लेकिन इस बार पिछले 10 साल में है ना 1 लाख करोड़ का खर्चा हो ना 1 लाख करोड़ घट गया एजुकेशन पे। भारत है नेता लोग क्या कर रहे हैं, सब लोगों को बेवकूफ बना। शिक्षा में होने वाला खर्च क्या पर्याप्त है? हाँ बोलिए जल्दी से अपनी बात कहिए। कौन है इधर? अरे हम ही बोलेंगे, ये लोग नहीं बोलेंगे। अरे तो आप इनके नेता हैं क्या? मैं कोई नेता से नहीं हूँ। देखिए क्या पूछना क्या चाह रहे हैं? पास में आके भुला जाते हैं महाराज आप। और इधर कौन है? नहीं जल्दी। हाँ हमारी सरकार तेजस्वी सरकार और सत्कार जी जो बोले कि यूपी महागठबंधन का भाजपा और नीतीश कुमार का 2005 से पहले जितना यूपीए सरकार ने रुपया देने का काम किए, अभी तो केंद्र सरकार नहीं देते हैं रुपया। पहले ज्यादा विकास हो रहा था। हाँ वो जंगल राज नहीं था, मंगल राज था। राज नहीं था, अभी जंगल राज का, अभी जंगल राज नहीं है, अभी जंगल राज है। पहले वाला मंगल राज था। नहीं कैसे? पहले वाला मंगल था ना। कौन? पहले भी सही था, अभी भी जंगल राज है। पहले भी जंगल राज था, अभी भी। अब नहीं जंगल राज। पहले भी जंगल राज था और अभी भी है। आप ये कह रहे हैं तो आप तो आरजेडी के समर्थक हैं, आप पहले भी जंगल राज कह रहे हैं। पहले सुनिए ना, आप बोल रहे हैं ना कि पहले जंगल राज था, मान लिया कि पहले जंगल राज था, पर अब मान लिए कि था। हाँ बोले जी, इन्हीं को बोले। अब की बार तेजस्वी सरकार, अब की बार तेजस्वी सरकार। वजह क्या है, क्यों है ये आर पार? रोजगार पर तेजस्वी सरकार, रोजगार की बात की जा रही है रमेश जी, और इसी के साथ साथ मैं तमाम जगहों पर ये लेकर जनता के बीच में गया हूं कि एक सवाल उठाया गया, हर परिवार से आप एक नौकरी देने वाले हैं, चूड़ा दही के बाद महिलाओं को 30,000 रुपए एक साथ देने वाले हैं, 200 यूनिट आप फ्री करने वाले हैं, किसानों के लोन माफ करने वाले हैं, आप स्कॉलरशिप बढ़ाने वाले हैं। इतना पैसा आने कहां से वाला है? मुश्किल से 3.25 लाख करोड़ के बजट बने बिहार में। सबसे पहले बात समझ लीजिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने जो जो घोषणा किए हैं, उन्होंने पिछले 2020 के चुनाव ने कहा था चुनाव में कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। जैसा ही कुछ समय सरकार में नीतीश जी जब उधर से लालू जी के पास रिगड़ियाने लगे और जब लालू जी के पास आए तो तेजस्वी जी ने यही शर्त रखा कि पहले मेरा घोषणा जो 10 लाख नौकरी का था उसको पूरा कीजिए। उसमें 5 लाख पूरा हुआ। अभी तेजस्वी जी ने जो जो वादा किए हैं, हर घर नौकरी का, जिनके घर में तो कह रहे हैं हमारे वादे इसलिए पूरे हो जाएंगे कि केंद्र सरकार से मदद मिल जाएगी। ये सुनिए, लेकिन ये बताइए, आपकी सरकार बनी तो मदद कहां से आई? यहाँ तो 3.25 लाख करोड़ का बजट है। ये जो है ना, हाँ। ये जो है जदयू वाले हाँ। विशेष राज्य के दर्जा के लिए छटपटाते रह गए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए छटपटाते रहे। हद तो तब हो गया जब नीतीश जी को डीएनए खराब मोदी जी मन से कहे तो सारे जदयू वाला नाखून और बाल कटवा करके केंद्र को भेजे। ये इससे ज्यादा लेकिन अब तो दिलीप कुशवाहा जी के नाखून और बाल उग आए हैं, देखिए ना। दिलीप कुशवाहा जी सिर्फ पिछलग्गू हो गए हैं बीजेपी का। ये जो है, लेने दीजिए, ये बीजेपी का पिछलग्गू हो गए। तो आप क्या कह रहे हैं? आप न्योता दे रहे हैं क्या कि चुनाव बाद चले आइएगा हमारी तरफ? ये चुनाव बाद यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। ये जो है नीतीश जी इसी तरह से लालू जी के जानकारी नहीं है, लालू जी के बल पे आज जो अच्छा ये युवराज है। एक मिनट मेरा बोलने दीजिए। आज नहीं, आप लंबा बोल रहे हैं, आप उनको भी बोलने दीजिए ना। इनके जो युवराज है रमेश जी, आपके जो युवराज सुन लीजिए ना, आप सब नाखून बाल बता चुके हैं, उनको भी बोलने दीजिए। आपके जो युवराज है 9वीं फेल,
वो चिट्ठा लेके गए थे, जिस तरह से आप चिट्ठा रख ले हैं, रखिए ना इसको। चिट्ठा लेके गए अरे थे ठीक है। एक अन्य मार्ग में कि मेरा इतना विधायक का दस्तखत है, आप ले लीजिए इनको। ये नहीं, हम नहीं गए थे इनके दरवाजे पे, ये आए थे। दूसरी चीज, बिहार के विकास करने के लिए हमें कोई भी काम करना पड़ेगा, हम करने को तैयार हैं। हमारे नेता ने जो संकल्प लिया था, जो उनका जो घोषणा पत्र था कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार, उन्होंने पूरा करने का काम किया है। इधर से आज सवाल 50 लाख उन्होंने नौकरी और रोजगार देने का काम किया है। जवाब ले लीजिए, जवाब आ रहा हूं, दीजिएगा जवाब। जवाब ले लीजिए। आ रहा हूं, जवाब दीजिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर अस्पताल, शिक्षा, सड़क और सुरक्षा अगर मिल जाएगा तो विशेष रोजगार की जरूरत नहीं है। ये लोग अब युवाओं को रोजगार का चिंता नहीं कर रहे हैं, ये लोग अपना अपना रोजगार खोज रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री बन जाए, कोई उप मुख्यमंत्री बन जाए। आपके हिसाब से कौन है जो हिमायती है, जनता का सच्चा हिमायती कौन है आपके हिसाब से? बिल्कुल एनडीए सरकार, आज तक का 20 साल का इतिहास है। सड़क, सुरक्षा, अस्पताल, शिक्षा जो देगा वही बेहतर कर। एनडीए दे रहा है, बिल्कुल वही दे रहा है। अगर अभी यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं तो अगर एनडीए दे रहा है तो उस नौकरी वाली बात को फिर से मैनिफेस्टो में क्यों रखना पड़ा है? नौकरी का जो हर घर नौकरी है वो संभव नहीं है। वो केवल अब कोई कह दे कि हम एक बोरा सोना दे देंगे, ये केवल चुनावी मामला है। एक बोरा सबके सोना दे देंगे, हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो ये केवल चुनावी मुद्दा है और ये केवल चुनावी स्थिति है। ये केवल चुनावी जुमला है। लालू जी इतना रुपया के संपत्ति कहाँ से बनाए, तनी पूछिए तो राजद के प्रवक्ता से। मैं तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार को बोल रहा हूँ और मोदी जी से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि बिहार में शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि आज हमारे पूरे बिहार में यूनिवर्सिटी, पूरे बिहार की यूनिवर्सिटी 4 साल पीछे चल रही है। अंक प्रमाण पत्र इनके हाथ में छोटी सी बिटिया है। एक सेकंड, इस बिटिया का भविष्य, लॉ एंड ऑर्डर, सड़क पर चलते हुए उसके लिए सुरक्षा। आप पिता हैं, ईमानदारी से बोलिए कि आपको कब महसूस होती है? आपको लालू राबड़ी के दौर में, क्योंकि ये कहा जाता है कि उस दौर में देखिए राबड़ी को सीएम बनाने का काम किया गया, महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? और अभी के लोग ये कह रहे हैं कि 6 बजे के बाद घर से लोग नहीं निकलते थे, हमने इंश्योर किया कि लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया रहे, और ये है आज। आप क्या कहते हैं? बात तो सही है सर। जैसे पहले का, जैसे अभी आप डिबेट जो यहाँ कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है कि स्टेशन पे इतना भीड़ लगा हुआ है। नहीं तो अगर आप 20 साल पहले रहते, 5 साल पहले, तो सन्नाटा रहता यहाँ पे। बात यहाँ ये कट्टा पिस्तौल दोनौली की बात जो की आ रही है, ठीक है? वो एकदम बिल्कुल सही चीज है। जो अभी वो उधर में महिला जो बोल रही थी, उधर में जो महिला बोल रहे थे कि हम अभी रोजगार करता है, 10 बजे रात तक भी दुकान खोल के बैठता है और महिला 5 बजे ही घर में घुस जाती होगी। तो ये एक बड़ा चेंज है क्या? इस बीच इधर नौकरी रोजगार की बात भी हो रही है और आपने तो बहुत दौर देखा होगा, आपको क्या लगता है? पूरे पक्ष विपक्ष में कट्टा चेक किया जाए तो आज भी कट्टा उन्हीं लोगों के पास ज्यादा मिले, इसके पास जो सत्ता पक्ष में है। आज जो एनडीए और बीजेपी वाले, उनके पास ज्यादा है। अभी भी जांच करा लिया जाए घर घर तो उसी के पास ज्यादा निकलेगा। ये एक बड़ी बात कही जा रही है इधर से शंकर चौहान जी की, जांच करा लिया जाए तो सत्ता पक्ष के पास ज्यादा निकलेगा। मैं इसी बात का जवाब देने के लिए पहले से बेकरार था, क्योंकि आपने आरोप लगाया कि हमारे प्रधानमंत्री मंच से क्यों कट्टे की बात कर रहे हैं। मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब मैं अपने चुनावी घोषणा पत्र को लेकर अपने चुनावी सभा में 20 वर्ष के किए गए विकास कार्यों की चर्चा कर रहा हूं, अपनी की हुई मजदूरी मांग रहा हूं, वहां पे लंटेन वाले, महागठबंधन वाले कट्टा और कट्टे पे बनाए गाने के धुन पे अपने प्रचार को कर रहे हैं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी को मजबूरन करना पड़ा। एक चीज, दूसरी चीज, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मेरी बात सुन ली जाए। मेरा बात सुन लिया जाए। रमेश भैया, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। जल्दी बात कीजिए, शंकर जी की बात सुनिए। अरे उधर मैं 30 सेकंड वो बोले हमसे जवाब तो आप कह रहे हैं मंच से बच्चों को गाना गवाया जा रहा है और इसको लेकर एक मिनट, इनका ये गाना प्रचलित है। अरे आपकी जनता है, बात तो सुनिए। जिसने लाठी चलवाया यूथ पर, उसका हिसाब होगा बूथ पर। 70,000 करोड़ रुपया घोटाला किए। किसने गोली चलवाई, किसने लाठी चलवाई यूथ पर? नीतीश कुमार। दिलीप कुशवाहा जी। देखिए, लाठी चलिए बूथ पर, हिसाब यूथ पर, हिसाब होगा बूथ पर। देखिए, उसमें यूथ पर जो लाठी चला, आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए, निश्चित तौर पर आपको कुछ नहीं होना है। अगर आप उसमें कुछ उपद्रवी तत्व थे जिन्होंने पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ गलत काम करने का काम किया, लाठी देना फेंकने का काम किया, वहां पे कुछ उपद्रवी तत्व थे, उन्होंने गड़बड़ फैलाई, इसलिए ऐसा हुआ। बिल्कुल। ये कह रहा है कि जो तेजस्वी सरकार नौकरी के बारे में बोलते हैं, घर घर नौकरी मिलेगा, तो मोदी जी आए थे 15 कितना बोले 2 करोड़ नौकरी देने के लिए हर साल, क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं दिए?
इनकी नौकरी को लेकर सवाल उठाते हैं और आपने नौकरी का वादा किया था, उसका क्या हुआ? हाँ, आज भी मैं बताता हूं, अपने रिकॉर्ड में आप उठाकर देख लीजिए। 2014 में अपने आम सभा में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि 2 करोड़ नौकरी और रोजगार दोनों की बात की थी। जब मैं आज समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े हर महिलाओं को 10,000 रोजगार के लिए दे रहा हूं, तो उन्हें ये उकसाने की बात कर रहे हैं कि ये 10,000 रुपया घूस दिया गया। ये तो इनकी मानसिकता है, इनकी मानसिकता। अब जरा यहाँ स्क्रीन पे फ्लैश कीजिए, ये चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। मुख्य तौर पर जमीन पर जो मुद्दे दिखाई दे रहे हैं वो कौन है, जरा फ्लैश कीजिए। इसमें महिलाओं को सशक्त बनाने वाला मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और कहा जा रहा है इसीलिए वोटर्स की लंबी लंबी कतारें महिलाओं की दिखाई दे रही हैं। इसमें लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसीलिए जंगल राज की बात और याद दिलाई जा रही है। इसमें बहुत बड़ा मुद्दा रोजगार और पलायन वाला भी है। इनमें से सबसे बड़ा मुद्दा कौन, यहाँ पर यह भी जानने की कोशिश करेंगे अड़ी में। हाँ बोलिए भाई साहब। जंगल राज तो अभी है, दुलाचन यादव के नीतीश कुमार मर्डर करवा दिए हैं, अभी जंगल राज है। कहते हैं कि तेजस्वी नौवा फेल है, एक तेजस्वी पूरा केंद्र पर भारी है, एक तेजस्वी। बच्चे का, ये बच्चे को आप लेके आए हैं, इसको तो इस कच्ची उम्र में सियासत में मत डालिए। नहीं नहीं, हम इनसे बात नहीं करेंगे। 18 से ऊपर वाले जो लोग हो भाई साहब वो अपनी बात कीजिए। हाँ, तेजस्वी सरकार हम लोग के चाहिए। आरजेडी रोजगार की बात करती है, नौकरी की बात करती है, पलायन रोकने की बात करती है। कौन बात करता है? तेजस्वी सरकार। अगर पलायन रोकने की बात तेजस्वी सरकार करती है तो जनसुराज क्या कर रहा है फिर? कौन कर रहा है पलायन रोक? आप बी टीम हो बीजेपी के, आप बी टीम हो बीजेपी के। यही तो कह रहे हैं कि 15 साल इन्होंने कट्टा की बात की और 15 साल से ये कट्टरता की बात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हाँ हाँ बोलिए बोलिए, बात पूरी कीजिए। एक चीज तो है भैया, हाँ, कि नीतीश कुमार तो गए, इस बार नीतीश कुमार तो गए, इनको कोई नहीं बचा सकता। नौकरी और रोजगार की बात करते हैं, ये जो आप कह रहे हैं अभी, हम नहीं कह रहे हैं। आप बिहार की जनता से पूछ लीजिए, बिहार की जनता से पूछ लीजिए, नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? नहीं, आपका मतलब क्या है? नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे को और स्पष्ट कीजिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार सरकार में अभी मुख्यमंत्री है ना, हाँ, दही चूड़ा तो एक अन्य मार्ग में नहीं खाने वाले। इस बार मैं पूछ रहा हूँ पलायन की बात, आप नीतीश जी के पलायन की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, जो नेता है भाई साहब, नहीं नहीं, इधर सुनिए एक सेकंड। मैंने वो दौर भी देखा है जहानाबाद में, जब यहाँ आते थे तो जेल ब्रेक हुआ था और पूरी रात जो है से रहना पड़ गया था। और वो दौर भी था जब ब्लैक कलर का गाड़ी में हाफ शीशा ऊपर रहकर और बंदूक की नली निकलती थी और किसी की औकात नहीं थी कि वो गाड़ी रोक सकता था रोड पे। ठीक है, वो दौर भी है और आज का ये दौर भी है जहां हम लोग बेफिक्र होकर अपनी बातों को आपके समक्ष रख। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सुधार है लेकिन गुंजाइश है? लॉ एंड ऑर्डर में कंप्लीटली आप ठीक मानते हैं या गुंजाइश दिखाई देती? लॉ एंड ऑर्डर जैसे 80% तक राइट है, बाकी जो 20% है वो घर घर पे किसी को बैठा नहीं सकती है गवर्नमेंट। दूसरी बात, मेरा ये कहना है कि जैसे यहाँ के जो सिटिंग कैंडिडेट हैं उन्होंने जहानाबाद की जनता के लिए क्या किया है, क्या डेवलपमेंट किया है, उन्होंने विधानसभा में कितनी बार बहस किया और कितनी इंडस्ट्री को यहाँ पे लाने का कोशिश किया है। कुछ तो बहस करना चाहिए ना। आम जनता ठीक है देगी उनको वोट विधायक जी को, लेकिन उन्होंने कितनी बार जनता सवाल पूछ रही है, हिसाब मांग रही है। सर जो अपना भाई का नहीं हुआ, जो अपना भाई का नहीं हुआ वो जनता के कैसे हो जाएगा? कैसे हम मान ले? तेज प्रताप यादव का जब नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा जब वो अपना भाई का नहीं हुआ? नहीं तो एक तरीके से वो भाई नहीं देख रहा है तो परिवारवाद से दूर जा रहा है ना। तो अब किसको वोट देगा? जो भी लोग जो ये जवाब रमेश जी दीजिए। रमेश जी, जो भाई का नहीं हुआ वो कैसे जनता का हो जाएगा? एक मिनट शांति। हाँ, बोलिए बोलिए। जो लोग ये इधर सुनिएगा, जो लोग ये बातें बोल रहे हैं उनको से ये पूछ लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार अपने पत्नी को नहीं हुए, वो बिहार के क्या हो सकते हैं? एक मिनट नीतीश कुमार आपके बाद दोबारा आऊंगा। एक बार में नहीं हुए, वो बिहार को क्या, देश को क्या होंगे? हाँ, एक सेकंड इधर जाने दीजिए इधर। हाँ, आइए आप इधर करीब आइए। अभी भाई साहब बोले ना, जो अपने बीवी का नहीं वो पूरे देश का कैसे हो जाएगा फिर? जो बीवी का नहीं। देखिए, बदलाव जरूरी है। विकास, अगर विकास चाहिए तो बदलाव जरूरी है, बदलाव जरूरी है। ये लालू यादव ने ये बात कही, लालू यादव ने ये बात भी कही कि रोटी दोनों तरफ से पलटो तो अच्छी सिकती है।
ये बात क्या शंकर चौहान और दिलीप जी आपको भी लगता है कि रोटी इस तरीके से सेका जाना चाहिए? शंकर चौहान, दिलीप क्या जी, जनता का वोट देना और रोटी का बनाया जाना एक जैसी बात है? पहले आप बताइए। देखिए एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं 2 सवाल का आपका जवाब दूंगा, उसके बाद ये सवाल का जवाब दूंगा। हमारे जन सुराज के जो भाई साहब ने कहा पलायन, इनके नेता का पलायन तो हमारे नीतीश कुमार जी ने रोका है। देश के कोने कोने में चल रहे थे, घूमते चल रहे थे। बिहार में जब आए नीतीश कुमार जी के शरण में, तो इनको रोजगार देने का काम किया और बिहार बैठा करके आप नीतीश कुमार की शरण में कह रहे हैं, तो फिर इधर जनता कह रही है बीजेपी की बी टीम है, तो सही है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। जन सुराज किसी का नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार, और चले जाइए अब बंगाल में तो ममता बनर्जी, कहीं और चले जाइए तो किसी का। रमेश जी कुछ कह रहे हैं, रमेश जी कुछ भी कहेंगे, रमेश जी तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, इनका ऐसे ही कुछ काम है। सुनिए ना, अरे उनकी बात भी सुन लीजिए, उनके साथ भी सरकार चलाए हुए हैं, आप सुनिए उनकी बात। ये दोनों जो है रंगा बिल्ला, एक भारत का चौकीदार और एक बिहार का जो है कि चौकीदार, दोनों देश के लिए वफादार है, दोनों रंगा दोनों देश और बिहार के लिए। नहीं आप ये बताइए, नहीं रमेश जी एक सेकंड, आपकी तरह पप्पू तो आपको बड़ा बुरा लग जाता है, और आप रंगा बिल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका अपमान करने का दिलीप कुशवाहा जी एक सेकंड बोलने दीजिएगा इनको, जिस जनता का वोट लेते हैं उसका अपमान करने का काम मेरा करते जवाब हैं। ले लीजिए। आज जो है ये रंगा बिल्ला हमने, एक मिनट इधर देखिए, इधर पूरा करने दीजिए। 1 मिनट, हमने रंगा बिल्ला क्यों कहा? भारत के 13 गो प्रधानमंत्री मिलकर के 55 लाख करोड़ जो है कर्जा लिए थे। ये प्रधानमंत्री सिंगल प्रधानमंत्री 225 लाख चलिए आगे करोड़ पप्पू के नेता है। आवाज सुनिए। हेलो, बिहार क्या है डालने वाला? सब लोग, आप लोग मर्यादित होकर अपनी बात कहेंगे, आप लोग सब लोग मर्यादित होकर बात करेंगे तो मैं आपकी बात लूंगा। इस तरह की बातें हम आगे मत कीजिएगा। हाँ, बिहार क्या है? सांसद जितने भी भाई बंधु बैठे हुए हैं, जो भी राजनीति का बैठे हुए हैं, पकड़िए मत, मैं पकड़ रहा हूँ ना, आप अपनी बात कहिए। बिहार सुनिए, 20 साल की क्या स्थिति था, लोग बहन बेटी क्या स्थिति थी। बिहार में नीतीश है, बिहार में नीतीश है तो एक पिता समान है, पूरे जुआ के पिता समान है, एक शांति अमन चैन है। अगर नीतीश है तो बिहार है, नीतीश है तो बिहार, नीतीश है तो बिहार है, नीतीश है तो बिहार में शांति है। हाँ, नीतीश कुमार जीतने के बाद पलटी मारेंगे कि नहीं, इसका जवाब दे। नीतीश कुमार जीतने के बाद पलटी मारेंगे कि नहीं, इसका जवाब कौन देगा? सर सब कोई कहते हैं बदलाव नहीं होगा तो शांति 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 शांति। हाँ, बदलाव अगर अरे बोलिए जल्दी से, नहीं तो इधर, और आप शांत नहीं होंगे तो आगे जाना। अगर बदलाव नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? सरकार को बदलना, विकास के लिए सरकार को बदलना चाहिए। ये एक सेकंड, तेजस्वी करा सब समान, सब तेजस्वी करा है, साहब एक सेकंड, तेजस्वी करा है। क्या किया है तेजस्वी? 400 रुपया पेमेंट था वृद्धा पेंशन, वो 1500 रुपया करा, ये नीतीशवा करा 1100, 1500 रुपया। सर बोल रहे हैं, बीजेपी वाले बोल रहे हैं सर कि महिला को 10,000 रुपया दे रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि घूस दे रहे हैं। तो बात सही है, घूस दे रहे हैं। जब चुनाव आता तो 10,000 देते, पहले कहीं नहीं दे रहे थे, अब चुनाव। हाँ हाँ, जो जितने भी हैं कद को जंगल राज, अब तो महाजंगल राज हो गया है। इस बार किस आधार पे कह रहे हैं आप ये? किस आधार पर? देख रहे हैं कि चलते चलते मर्डर हो रहा है चुनाव में। इस बार बिहार में बहार है और प्रशांत किशोर है। नीतीश सरकार है, बिहार में बहार है, नीतीश सरकार है। सर एक इंग्लिश में कोटेशन है कि पैरासिटिज्म इज ए स्पेशल मोड ऑफ लाइफ इन्वॉल्विंग 2 मेटाबॉलिक रिलेशनशिप between 2 individuals in which one is parasite benefit at the expense of other individual is known as the host। कहने का मतलब है कि जितने भी अभी तक जो सत्ता में आए हैं सब परजीवी के रूप में हैं और सब जनता को चूस रहे हैं। अभी तक जितने भी सत्ता में आए हैं वो सारे के सारे परिजीवी रहे और वो सब के सब लोगों को केवल चूसते रहे, ये आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, एक बात बताइए, आप न्यू एंट्रेंट हैं इसलिए ये आरोप लगा सकते हैं आप। अभी सरकार मान लीजिए आप थोड़े दिन चला लेंगे तो आपको भी परजीवी कहा जाएगा क्या? ये आपको लगता है, लेकिन पहले तो मैंने
या हमारी पार्टी ने जिन जिन लोगों पर आरोप लगाया, या जो सम्राट चौधरी हैं जेल गए हैं, एफिडेविट नकली दे करके अपना जेल से बाहर निकले हैं, तो इन सब चीजों का अभी तक बिहार की जनता को जवाब भी नहीं मिला। अशोक चौधरी जिला के प्रभारी मंत्री हैं हमारे जहानाबाद के, हजारों करोड़ की संपत्ति उन्होंने बनाई है, उसकी जांच की मांग की, आज तक कोई उसका नहीं हो पाया। तो ये क्या दिखलाना चाहते हैं भाजपा जदयू के लोग? अच्छा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, ये ब्रेकिंग फ्लैश कीजिए जरा। आरजेडी कांग्रेस ने बिहार का गौरव घटाया, योगी ने कहा बिहार में साक्षरता घटाने के लिए आरजेडी कांग्रेस जिम्मेदार, युवाओं के पलायन के लिए आरजेडी कांग्रेस जिम्मेदार। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ का राहुल पर हमला, अगली ब्रेकिंग फ्लैश कीजिए। वोट चोरी को लेकर गुमराह कर रहे हैं राहुल, अगर वोट चोरी हुई होती तो चुनाव आयोग में शिकायत क्यों नहीं की इन्होंने? राहुल के पास मुद्दों की कमी, इसलिए वोट चोरी का बहाना। और इधर प्रशांत किशोर का राहुल गांधी पर हमला, बिहार में वोट चोरी का मुद्दा न कभी था न है, बिहार में पलायन और बेरोजगारी मुद्दा है, वोट चोरी मुद्दा तो चुनाव आयोग के पास जाएं राहुल, बिहार चुनाव को क्यों हाईजैक कर रहे हैं राहुल। और इधर मुकेश सहनी, पहले चरण पर मुकेश सहनी का बड़ा दावा, पहले चरण में हम 80+ सीटें जीतेंगे, लोगों को तेजस्वी पर भरोसा, इसलिए बदलाव की लहर। बहुत जल्दी से देख लीजिए जहानाबाद का समीकरण भी, 1 लोकसभा 6 विधानसभा सीटें, सभी 6 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा। आज जहानाबाद से आप प्यारी जनता के बीच में से ये जो अड़ी थी, वाकई बड़ी सार वाली चर्चा वाली थी। इससे लोगों को समझ में आया होगा यहाँ के मुद्दे क्या हैं और किस तरफ बह रही है इस बार की बयार। बहुत धन्यवाद। यहाँ जहां से हो रहा था अड़ी का ये कार्यक्रम, ये था जहानाबाद, और जहानाबाद में जब ये शो हो रहा है तो जहानाबाद की जनता के लिए मेरी तरफ से जहानाबाद जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।